नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेट सेक्शन। तो चलिए इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम कल के दिए हुए कुछ क्वेश्चंस पे नज़र डालेंगे, जहां कुछ एस्पिरेंट्स जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी काफ़ी फॉलो करते हैं रिलीजियसली और अपना आंसर भी हमें कमेंट करके मेंशन करते हैं। सो हमारे एक एस्पिरेंट है हर्षित। हर्षित, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डन, एंड मैंने आपका मैसेज पिन भी किया है सो दैट कोई भी इस वीडियो को देखेगा, इस लेक्चर को देखेगा तो आपका मैसेज ज़रूर देखेगा, बिकॉज दैट्स अ फिनोमिनल आंसर यू हैव गिवन एंड दी गुड एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद भी जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है मैंने उसका रिप्लाई भी किया है। सो इन केस अगर आप में से कोई भी इस प्रोसेस को, इस कंसेप्ट को समझना चाहता है, कंसोशनलिज्म को, तो आप ज़रूर देखें, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड एंड दीज आर द कीवर्ड विच यू कैन यूज़ इन द एग्जामिनेशन। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपकी आराम से एक दो लाइन को मैनेज कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, अनदर एस्पिरेंट्स लाइक जैसे हमारी अलका हैं, शी हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट, एंड रिया, ऋषभ, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो कि बहुत कंसिस्टेंट हैं हमारे इस प्रोग्राम के साथ। सो वंस अगेन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर ट्रस्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड, इन केस अगर आप नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन, वंस यू हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे प्रोग्राम की, नॉट ओनली यूट्यूब वीडियोस की बट हमारे कम्युनिटी पोस्ट बहुत पोस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि अब आने वाला कौन सा प्रोग्राम है स्पेसिफिकली, जैसे मेन से रिलेटेड क्या प्रोग्राम है, प्रीलिम्स से रिलेटेड, या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड, या फिर कोई नॉन एकेडमिक टॉपिक हुआ। ऐसे आपके स्क्रीन पे ये सारी प्लेलिस्ट हैं। इन केस अगर आप देखना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके एक नया टैब खोल के आप चेक कर सकते हैं ये सारी प्लेलिस्ट, एंड दे आर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर एडिटोरियल। आज हमने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों देखा, और हमें दो एडिटोरियल जो आज इम्पॉर्टेंट लगे वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो दे आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग, और दोनों ही द हिंदू से हैं। ठीक, हालांकि कुछ न्यूज़ इसमें की है जो इंडियन एक्सप्रेस में भी रिपीटेड है, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। ठीक, पहली न्यूज़ है द एक्सटिंग्यूशन ऑन टबैको इंडस्ट्रीज मेन नैरेटिव। एक तो ये है, एक आपको ऊपर दिख रही होगी ये, द पॉलिटिक्स ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हालांकि ये हेडलाइन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है एमएसपी के बारे में, 0% कुछ नहीं बोला गया है, इसीलिए मैंने इस हेडलाइन को काट दिया है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मैंने काटा इस हेडलाइन को। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे एक्सटिंग्यूशन द टबैको इंडस्ट्रीज मेन नैरेटिव। ओके, चलिए, ये जो हमारा टॉपिक है वो इस टॉपिक में जितने भी आर्टिकल्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है ये आईआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है, क्योंकि इसमें डब्ल्यूएचओ की इंपॉर्टेंस भी आएगी। ये मेंस पेपर 2 का है, बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल रैंकिंग एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग। ये एक ऐसा मुद्दा है कि देश विदेश सबका इंक्लूड करता है ये टॉपिक्स में एक्चुअली। ओके, मेन जो इसमें मुद्दे में बात की गई है इस आर्टिकल में वो है इलिसिट ट्रेड एंड मिनिमम टैक्स। अब ये इलिसिट ट्रेड क्या होता है? अवैध बिजनेस, ठीक है, इलीगल। एंड देन मिनिमम टैक्स क्या है, इसी से रिलेटेड। ये तंबाकू है, तो तंबाकू का सेवन हानिकारक है आपके स्वास्थ्य के लिए, ना करें और ना करने दें। सो स्टार्टिंग आउट विद द यूज, टबैको इज, वी ऑल नो दैट कितने सारे जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो जिसको हम एनसीडी कहते हैं, इनकी वजह से लाखों हज़ारों लोगों की मौत होती है हर साल। अगर आंकड़े देखे जाएं तो लगभग 1.5 से 2 लाख लोग हर साल इसके शिकार होते हैं, ये जानते हुए भी कि स्मोकिंग किल्स और मे बी अदर टोबैको प्रोडक्ट्स किल्स। ठीक है, लगभग 27 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में जो 15 साल से अबव हैं, वो लोग कंज्यूम करते हैं टोबैको, जिसमें से 8.5% तो वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, और वो भी कौन से, मात्र 13 से 15 जिनकी उम्र है। आप यकीन सोच भी नहीं सकते हैं, ये बच्चे क्लास क्लास तो छोड़िए, उम्र 10, 11, 12 साल की उम्र में ये ऑलरेडी प्रो होते हैं, इनको सब पता होता है। ठीक,
एक स्टडी आई, आप मुझे एक स्टडी का नाम बताइएगा। अगस्त 2021 में एक स्टडी आई थी जिसने 13 टू 15 इयर्स एज ग्रुप के बच्चों के टोबैको यूजेस पर रिसर्च की थी। ठीक है, वो रिसर्च थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बस उसका नाम, उस सर्वे का नाम क्या है आप वो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उस स्टडी के वजह से जो हमारे WHO जो कलेक्टिव डेटा जाता है हर एक कंट्री से, वो डेटा WHO का थोड़ा सा इंक्रीज इम्प्लीमेंट ठीक हुआ है, और उसी की वजह से दिसंबर में आई हुई WHO की जो FCTC रिपोर्ट वो चेंज हुई है। तो ये रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। ये बताइएगा, ये इंडिया ने ही कंडक्ट की थी, ये इम्पोर्टेंट रहेगा इस पर्सपेक्टिव में। ठीक है, सो कंसर्न्स क्या है हमारे? कंसर्न्स ये हैं दोस्तों कि एक तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है टोबैको प्रोडक्ट के अगेंस्ट। जब हम बात करते हैं एक्शन की तो दो तीन चीज़ें आती हैं। पहली तो ये कि अभी जीएसटी बहुत कुछ खेल चल रहा था, राइट? तो जीएसटी से रिलेटेड जब निर्मला सीतारमन जी ने बहुत सारे ऐसे सेगमेंट थे जिनके प्राइसेस बढ़ाए घटाए, टोबैको के प्राइसेस वही हैं, ना कम ना बढ़े हैं। पिछले आई थिंक 3-4 साल से वही प्राइसेस चले आ रहे हैं, वो टैक्सेस चले आ रहे हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं लगा है, मतलब टैक्स बढ़ा नहीं है, जो है वो है, आई थिंक 28% है, वो वहीं तक है। तो यहाँ सवाल ये आता है कि अगर हम एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी बढ़ा देते हैं अगर टोबैको यूज प्रोडक्ट, तो क्या इनके कंजम्पशन की मात्रा कम हो सकती है? क्या एक आम आदमी जो कि धूम्रपान करता है, टोबैको कंज्यूम करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसको सिगरेट 20 रुपए की पड़ रही है, लेट्स से अगले दिन उसको 40 रुपए की पड़ जाए, क्या उससे उसका कंज्यूम करने की कैपेसिटी कम हो सकती है, या फिर वो इलिसिट ट्रेड में इन्वॉल्व हो सकता है? देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो आप ये सोच के कमेंट करके बताइएगा। ओके, सो एक तो है टैक्सेशन का मामला, ठीक है। दूसरा ये था कि हमारा जो यूनियन बजट था 2021 वाला, उसमें जो है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एवरेज प्राइस ऑफ सिगरेट बाय 5%, ठीक है। Yet the excise duty on tobacco in India continues to remain extremely low. इंडिया कुछ उन कंट्रीज में से है जहाँ पे टोबैको पे एक्साइज ड्यूटी बहुत कम है, सेस बहुत कम है, वैट भी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन वंस अगेन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि इस ड्यूटी के कम होने से, अगर ये कम है तो फिर इलीगल ट्रेड नहीं होनी चाहिए, राइट? क्योंकि सस्ते दाम पे चीज़ें मिल रही हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया में सस्ता है, तो इलीगल काम नहीं होना चाहिए अगर सस्ता है तो। लेकिन इलिसिट ट्रेड बहुत ज़्यादा है, ये मतलब ये कैसे प्रोपोर्शनल हो सकता है, राइट? दूसरी ऐसी चीज़ है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ पे जितने भी बड़ी इकोनॉमीज डेमोक्रेसीज हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्सेस हैं, जीएसटी एक्साइज ड्यूटी है टबैको पे, लेकिन यहाँ की कंजम्पशन कम नहीं हो रही है। यहाँ की जो इलिसिट ट्रेड है, इलिसिट ट्रेड तो कम है लेकिन कंजम्पशन कम नहीं है, इसलिए इलिसिट ट्रेड कम है, अवैध बिजनेस कम है, क्योंकि यहाँ पे महंगा है। तो ये लोग जितने भी इस कंट्रीज के लोग हैं, वो उस कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पे टैक्स कम होता है, फिर वहाँ जाके धंधा पानी करते हैं, फिर गैर कानूनी काम करते हैं। तो और इंडिया इन लोगों के लिए हेवन है, लोग बहुत यहाँ पे ऐसा व्यापार करते हैं, इंटरस्टेट इलिसिट बिजनेस होते हैं, और फिर जो हमारी पोरस बाउंड्रीज हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब बाउंड्रीज हैं, इन पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं, ये सब कॉन्ट्राबैंड्स वगैरह पाए जाते हैं। ओके, नाउ वरिंग ट्रेंड हमने अभी डिस्कस किया है, नो इंक्रीज इन टैक्स, रेवेन्यू लॉसेज। इनफैक्ट जो कोविड-19 की वजह से, इनफैक्ट ये जो कंपनीज हैं आईटीसी से रिलेटेड, और भी जो जिनके नाम नहीं पब्लिश होते हैं, जो टबैको और बीड़ी गुटखा सिगरेट बनाते हैं, ये लोग अभी रेवेन्यू शेयर भी नहीं किए हैं अपना, और रेवेन्यू लॉस भी हुआ है गवर्नमेंट को इससे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि देयर हैज़ बीन 3% रियल डिक्लाइन इन द जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम टोबैको प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ ये जो बात यहाँ पे जो ये इतना बड़ा सा पैराग्राफ है, ये सेम वही चीज़ बोला है जो मैंने आपको अभी भी समझाई है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट टैक्सेस एंड प्राइसेस आर नॉट द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलिसिट ट्रेड।
यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। द टैक्सेस एंड प्राइसेस ये कोई की डिटर्मिनेंट्स नहीं है इलिसिट ट्रेड के, ओके। एक स्टडी पाई गई थी जहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि जो इलिसिट ट्रेड है, खास करके सिगरेट के मामले में, दैट शोज एन इंक्रीज विथ अ मिनिमल इम्पैक्ट, ठीक है। For example, there are countries where tobacco taxes are quite high, yet they have low illicit level of trade. जैसा कि मैंने आपको कहा, whereas there are also countries जहाँ पे सबसे हाई लेवल ऑफ illicit trade है डिस्पाइट ऑफ रिलेटिवली लो टैक्स रेट, जो कि इंडिया है, ठीक है। अगर पहले वाले स्टेटमेंट को हम अगर यूएस मान लें, अगर दूसरे वाले स्टेट को हम अगर इंडिया मान लें, ठीक है, तो हालांकि जो इलिसिट ट्रेड है वो कम नहीं हुआ है यहाँ पे जो इंडिया है, ठीक है। और जो कंट्रीज है जहाँ पे टोबैको रेट हाई है वहाँ पे कंजम्पशन कम नहीं हुआ, इलिसिट ट्रेड कम हुआ है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है जो स्टडी से पाया गया है। तो इस स्टडी को बेस बनाते हुए कुछ फैक्टर्स सामने आए हैं। क्या सामने आए हैं, क्यों नहीं ये हो पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू कंट्रोल इलिसिट ट्रेड, द स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नेंस, सोशल एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये सारे कुछ 4-5 फैक्टर हैं जो आप निचोड़ बना सकते हैं इसका और एक पॉइंट बना सकते हैं अपने मेंस आंसर में लिखने के लिए, ठीक है। किन किन चीज़ों से इनको ये फैक्टर किन किन चीज़ों पे डिटरमाइन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं, ऑलराइट। दूसरी चीज़ ये है कि when tobacco products become more expensive, क्या होता है उससे? या तो लोग क्विट कर देते हैं उसको पीना, ठीक है, या तो कंज्यूम कम कर देते हैं, ठीक है। सो एक तरीके से ये इंसेंटिव है इन लोगों के लिए जो लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, जो लोग खर्च ज़्यादा करते हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इनके पॉकेट पे, इनके रेवेन्यू पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक। लेकिन जो हमारे कुछ जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में वैसे भी जीएसटी के जो दर हैं, जो रेट्स हैं, उस पर बढ़ोतरी नहीं हो रही है टैक्सेस के, ठीक। तो यहाँ पे इंसेंटिवाइजेशन कम हो रहा है जिसकी वजह से इलिसिट ट्रेड बढ़ रही है। और फिर कंज्यूम तो है ही, इंडिया इज़ दी सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। हमारी पॉपुलेशन भी तो उतनी है, तो ये रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना। जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतना बड़ा अगर कंज्यूम कर रही है सिगरेट, तो फिर आपको ही ये वाला रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। सो द नैरेटिव ऑफ इंक्रीजिंग इलिसिट ट्रेड इज समथिंग दैट द टोबैको इंडस्ट्री हैज हिस्टोरिकली यूज्ड प्रीएम्प्ट द पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो ये पुराने टाइम से ही चला आ रहा है, हिस्टोरिकली चला आ रहा है कि पीछे से ही बहुत सारे कंट्रीज़ ने टैक्सेस के रेट टोबैको पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। इस वजह से जो जो कंट्रीज़ हैं जो कि थोड़ी सी वीकर हैं इकोनॉमिकली और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें टैक्सेस कम है, तो वहाँ पे इलिसिट ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, ओके। नाउ 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कि मेजर्स टूवर्ड्स कंट्रोल टोबैको इन इंडिया क्या क्या है, ठीक है। ये रिपोर्ट दिसंबर में आई थी, इसी की मैं बात कर रहा था। आई थिंक 8 या 10 दिसंबर को आई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका जो फ्रेमवर्क है, कंट्रोल ऑन कन्वेंशन फ्रेमवर्क, कंट्रोल ऑन टोबैको कंट्रोल, ओके। एक ये मेजर है जिसको आई थिंक इसके बारे में मैंने मेंशन किया है, राइट। सो एफसीटीसी क्या है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको इज द वर्ल्ड फर्स्ट मॉडर्न डे पब्लिक हेल्थ ट्रीटी, ठीक है। इट इज ऑल्सो फर्स्ट ट्रीटी टू नेगोशिएट अंडर द ऑस्पिशियस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 2005 में इन्फोर्स हुई थी और लगभग 192 WHO मेंबर्स के 168 ने साइन किया है दैट दे सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, ठीक है। इसकी जो हाइलाइट्स है, वो की फीचर्स क्या हैं, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ मेंशन किया है मैंने, क्रिएटिंग स्मोक फ्री पब्लिक प्लेसेस, बैनिंग ऑफ ई सिगरेट्स एंड पुटिंग प्रोमिनेंट हेल्थ वार्निंग। ये एडवर्टीजमेंट को भी सपोर्ट नहीं करता है। कहीं पे भी कोई ब्रांड, कोई कंपनी अगर एडवर्टाइज कर रही है तो वो स्ट्रिक्टली इलीगल है इसके पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है, जो उसके टबैको के बॉटल्स पे या फिर उसके कवर पे जो एक ऐड बनाती है या फिर जो इमेज लगाती है, वो भी इसका ही एक रेगुलेशन का पार्ट है, ओके। कॉम्बैटिंग इलिसिट ट्रेड प्रोडक्ट, ये सब आप देख लीजिएगा, आप डाउनलोड करके PDF आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला था ये WHO FCTC। दूसरा था
कोप्टा 2003 ये वो एक्ट है जो कि रिप्लेस करता है सिगरेट एक्ट 1975 को, जहां पे ये साफ साफ इस एक्ट के थ्रू बोला जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ टू बी डिस्प्लेड ऑन सिगरेट पैकेट्स एंड एडवर्टीजमेंट। ये मैंडेटरी है अगर आप इस धंधे में हैं तो, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड नॉन सिगरेट्स। 2003 का जो एक्ट था ये कोप्टा वाला, इसमें सिगार, बीड़ी एंड चेरूट्स, पाइप, टबैको, हुक्का, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, इवन पान मसाला एंड गुटखा तक भी इसमें इंक्लूड था, ओके। तीसरा था प्रोमulgation ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जो कि हमारे आई थिंक हेल्थ मिनिस्टर, जिनको अवार्ड भी मिला था 2019 में, 2020 में, सॉरी, आई एम नॉट श्योर द ईयर, लेकिन उनको अवार्ड भी मिला था इससे रिलेटेड कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज और उसकी रिटेलिंग सब कुछ ई सिगरेट से बैन करवा दी थी, ठीक है। तो ई सिगरेट बैन है यहाँ पे, ठीक है। नेशनल टोबैको आउटलाइन सर्विसेज, ये वो सर्विसेज है जो जैसे टेलीमेडिसिन होती है, तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, टोबैको अगर आपको छुड़वाना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड, या कोई कंप्लेन रजिस्टर करानी है, ठीक है, तो ये एक नेशनल टोबैको आउटलाइन सर्विसेज एक सुविधा है टू मेजर कंट्रोल ऑफ टोबैको। एक है एम सेक्शन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या होता है, एक बार अगर देख लेना, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ अगर हमने बात की थी यहाँ पे टैक्सेस से रिलेटेड, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है राजा मनार कमेटी से रिलेटेड, ठीक है। ये एक प्रीलिम्स फैक्ट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप कमेंट करके डिस्कस करके वीडियो पॉज करिए, सोचिए समझिए और फिर कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। चूंकि हम जीएसटी से भी रिलेटेड बात किए हैं, तो एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है जीएसटी से रिलेटेड, और यहाँ पे भी सोच के दोनों आंसर को आप कमेंट करके तुरंत बताइए, ठीक है। वी विल डिस्कस टुमारो दिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि था किस बारे में, द पॉलिटिक्स ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके। दोस्तों ये आर्टिकल एक वेलफेयर स्टेट के बारे में है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट कैसे, क्योंकि इसमें कहीं लिखा तो है नहीं, ठीक है। ये जो इनका टैगलाइन थी ना, जो इनकी हेडलाइन है, पॉलिटिक्स ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक एनालॉजी है, ठीक है। ये एक एनालॉजी यूज कर रहे हैं कि कम सर्विसेज दे के, कम दाम दे के बड़ी सारी चीज़ें लेने का। बड़ी सारी चीज़ें क्या होती है, वोट, ठीक है, मतदान, इलेक्शन, इनका ये मुद्दा है, ठीक है। अगर कोई भी, अगर आप एस्पिरेंट हैं और सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन देख के अगर आप आगे मूव हो जा रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा, एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। तो आज मैंने भी यही किया था कि मैंने बस एक बार ध्यान से देखा कि इस आर्टिकल में क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर आर सर्टन थिंग्स विच हैज मैंशनड व्हाट इज यूबीआई, व्हाट इज वेलफेयरिज्म, व्हाट इज वेलफेयर स्टेट, और फिर हमारा संविधान क्या कहता है वेलफेयर स्टेट के बारे में, क्या प्रावधान है, प्रोविजंस क्या हैं उसमें, ठीक है। ये क्या बात करता है, इसका बैकड्रॉप क्या है। इसका बैकड्रॉप ये है, चुनाव अब आ रहे हैं। कहाँ कहाँ चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर, गोवा, पंजाब, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे चुनाव आ रहे हैं। और जब चुनाव आते हैं तो ये एक सेंस ऑफ वेलफेयरिज्म जाग जाता है हमारे पॉलिटिशियंस में, और इनफैक्ट जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनके अंदर भी ये एक्सपेक्टेशन आने लगती है कि अब तो कुछ मिलेगा, अब तो थोड़ा पॉकेट हरी होगी। पॉकेट हरी होने का यहाँ क्या मतलब है, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ चीफ मिनिस्टर, जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, सीएम हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने गोवा में हर उन महिलाओं को 1,000 रुपये देने का वादा किया है, जो कि हाँ, ये 1,000 रुपये देने का वादा किया है। और इनफैक्ट पंजाब में जो शिरोमणि अकाली दल है, उन्होंने 2,000 रुपये देने का वादा किया है उन महिलाओं को जो कि गरीब हैं, ठीक है। वहीं पे यूपी में आई थिंक समाजवादी पार्टी ने, एसपी जो अखिलेश यादव की पार्टी है, उन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया है। 300 यूनिट से नीचे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बिल आएगा आपका, वो फ्री रहेगी, ठीक। और दूसरा था उत्तर प्रदेश में फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम। ये सारी चीज़ें मेंशन है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, एक बार उसको देखना आप, ये वाली लाइन पहला पैराग्राफ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये भी वादा किया गया है कि
बीजेपी द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड इट्स फ्री फूड गेन प्रोग्राम, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, वो मार्च 2022 तक चलेगा। ठीक है, आई थिंक ये जनवरी या दिसंबर में ख़त्म होने वाला था, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, कुछ कुछ राज्यों में फ्री लैपटॉप्स बांटे जा रहे हैं, कुछ राज्यों में तो मोबाइल फ़ोन्स बांटे जा रहे हैं। ठीक है, किसी किसी स्टेट में फेस्टिवल्स पे एक गुडीज़ भेजे जाते हैं, हर जो लोग वहाँ मनाते हैं उनको उनके घर भेजे जाते हैं। तरह तरह के ऐसे वेलफेयर के तरीके इलेक्शंस के टाइम देखे जाते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़े से भी सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे इस मामले में, तो आपको बचपन से भी आप देखते आ रहे होंगे कि इसमें हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, नई बात यहाँ इसलिए है क्योंकि अब हम इसको कंपेयर करेंगे डेमोक्रेसी से, अब हम इसको कंपेयर करेंगे कैपिटलिज्म से। तो यही ऑथर ने, वर्गीस के जॉर्ज जे जो ऑथर हैं, उन्होंने वेलफेयर को कंपेयर किया है कैपिटलिज्म से और डेमोक्रेसी से। तो आई थिंक रिची, क्या नाम था इनका, एक रिसर्चर एंड स्कॉलर हैं जिनकी किताब भी आ चुकी है, रिची रिच करके। उन्होंने कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त दिया है कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी एक साथ नहीं चल सकते, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब वो कैसे होता है, अभी पहले आर्टिकल थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये हमारे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मेंस जीएस पेपर 2 है, वेलफेयर ऑफ स्टेट, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, वेलफेयरिज्म, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सो अगर हम पॉलिटिकल साइंस में जाएं अपने जीएस पेपर 2 से, तो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में कुछ पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं, जिनको हमें स्टडी करने के लिए कहा गया है। उनमें से लिबरलिज्म पे एक कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन लॉक ने। ठीक है, जॉन लॉक ने इंट्रोड्यूस किया था, और लिबरलिज्म का ये पूरा कॉन्सेप्ट, कैपिटलिज्म तो कार्ल मार्क्स को जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, ये जो मामला है ये है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। कौन सा? वेलफेयरिज्म। और फिर हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी तो है। ठीक, ये सारा कंसेप्ट हम समझेंगे। ये देखिए मैंने इमेज लगाई है, 23 लाख लैपटॉप बांटेंगी सरकार, ये पता नहीं क्या क्या है, ये योगी जी यहाँ बैठे हैं। ठीक, सो एक टैगलाइन थी इस पूरे आर्टिकल में जो मेरे को ठीक लगी अभी इस मोमेंट पे इस आर्टिकल के लिए, दैट politics seems less about aspiration and more about desperation. ओके, ये है हमारा आज की टैगलाइन। सो इसमें कहा गया है कि द डाइवर्जेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड इम्पेरेटिव ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज द कोर डिलेमा ऑफ लिबरलिज्म। कहने का मूल अर्थ यही है। ठीक है, लिबरलिज्म क्या होता है? हिंदी में हम उदारवाद कहते हैं, लिबरल, ठीक है, इकोनॉमी है। ठीक है, फ्री फ्रॉम मार्केट। ठीक, जो लिबरलिज्म के बैकड्रॉप में जो हमारी मार्केट है, ठीक है, वहाँ मार्केट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में, लिबरलिज्म थी, राइट? फ्री मार्केट थी, लोग आके इन्वेस्ट कर रहे थे, निवेश कर रहे थे, इंडिया के लोग भी बाहर जा रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, निवेश कर रहे थे। लेकिन इससे क्या हो रहा था? जो डेमोक्रेसी है, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे एसेंस क्या है वेलफेयर का? वेलफेयर का यही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और डेमोक्रेसी में इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है। तो जब आप लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म की बात करेंगे तो पावर, स्टेटस, वेल्थ वो एक जगह अक्यूमुलेट होने लगती है। ओके, एंड दैट पुल्स आउट ऑल द नेसेसरी क्रेडेंशियल्स फ्रॉम द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लिबरलिज्म फॉलो की जाए कैपिटलिज्म में, जहाँ पे पावर, पोजीशन, इनकम, वेल्थ सब कुछ एक कुछ लोगों के पास हो। जैसे कि हमने अभी इनकम इनइक्वालिटी में देखा, अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई थी कि वर्ल्ड की लगभग 50% जो वेल्थ है वो वर्ल्ड के टॉप 10% लोगों के पास है जो कि कैपिटलिस्ट हैं। ठीक है, और वर्ल्ड की 2% इनकम वर्ल्ड के 50% पॉपुलेशन के पास है। ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। ठीक है, इसका साफ साफ एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दिया है। डेमोक्रेसी में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी। ठीक है, सो ये पूरी बात इसीलिए कही गई है इसमें। तो यहाँ पे यूएस में एक पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, बर्नी सैंडर्स, जिनको कहा गया, उन्होंने खुद कहा था कि मैं एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। वहीं पे बाद में एक और आए
लीडर पीटर थील, उन्होंने कहा, ही वॉज अ कैपिटलिस्ट एंड ही सेड दैट डेमोक्रेसी विल स्टॉल ह्यूमन प्रोग्रेस एंड डीरेल ऑर्डर। उनका ये कहना था, उनका ये लगता था कि जो मतलब जो कैपिटलिज्म है वो ह्यूमन ग्रोथ को रोकेगी नहीं, वो एक नई परवाज़, एक नई आवाज़ देगी उस कंट्री को। ठीक है। नाउ क्योंकि ये थोड़े मार्क्सिज्म फॉलो करते थे, मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे थोड़ा सा। ठीक है। सुपर कैपिटलिज्म एक कंसेप्ट आया है। सुपर कैपिटलिज्म जो मैंने आपको बताया था, रिची नाम के जो स्कॉलर हैं वो अभी भी हैं। ठीक है। ही इज़ अलाइव एंड ही इज़ देयर एंड ही इज़ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। सो इनका यही कहना था कि जो सुपर कैपिटलिज्म है, सुपर कैपिटलिज्म का सबसे पहला जो एग्जाम्पल देखने को मिला था वो था इटली में। बर्निटो मुसोलिनी, उन्होंने कहा था कि भाई ये तुम्हारी सुपर कैपिटलिज्म एक दिन सबकी ऐसी तैसी कर देगी। देखिए, सुपर कैपिटलिज्म का सबसे साधारण सा एग्जाम्पल ये है कि आप ये समझिए हाइपर कैपिटलिज्म, मतलब कि 2 कैपिटलिस्ट, 3 कैपिटलिस्ट या 10 कैपिटलिस्ट एक दूसरे में ही कॉम्पीट कर रहे हैं, स्टेट को कोई देख ही नहीं रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इंडिया में रिलायंस, इंडिया में अगर टाटा और बिरला, गोदरेज, ये लोग अगर आपस में ही कॉम्पीट करने लगे, आपस में ही अगर वेल्थ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, वेल्थ अक्यूमुलेट करने लगे, ठीक है, अपने हिसाब से ही इकोनॉमी को चलाने लगे, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी। ये सुपर कैपिटलिज्म होगा और ये उस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है। तो दिस इज ऑल टॉक्स अबाउट हियर कि अगर एक पॉलिटिशियन को इलेक्शन में उसको वोट चाहिए तो पहले क्या करना होगा, उसको पहले ये करना होगा कि भाई जॉब का वादा करना होगा। ठीक। जॉब का वादा करेगा, उसके लिए उसको जॉब निकालनी पड़ेगी, एक पब्लिक ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ठीक है। ये सारे इंसेंटिव्स होते हैं कि अगर कोई पॉलिटिशियन को अगर एक छोटी सी चीज़ इलेक्शन को वादा कर रहा है तो। ठीक। लेकिन मुद्दा ये होता है कि ये सब तो वोट देने के बाद होता है ना, तो वो कैसी चीज़ें हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हम ये सारे मांग, मतलब चीज़ें पूरी हो रही हैं हमारे वोट देने के बाद। ठीक है। सो दिस इज़ द सेम थिंग। और यहाँ पे जो हमारे इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल उल्टी चीज़ें करते हैं। मतलब कि वो पहले इन्वेस्ट करते हैं उस प्लान में, एक अपने आइडिया पे पूरा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि भाई, और कैपिटलिज्म का मॉडल क्या है, क्या देखो, कैपिटलिज्म का मॉडल ये है कि भाई फ्री ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है। मतलब कि जितना जितना धंधा पानी हो, लेबर जितनी चीप लेबर मिले, मार्केट मार्केट जितनी फ्री एंड फ्लो हो, कोई रुकावट ना हो, जितनी भी फ्रेमवर्क, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ हों उनके लिए बहुत आसान हो जाएं। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं कैपिटलिज्म में। ठीक। जिस जगह वो काम कर रहे हैं, जो लैंड पे वो काम कर रहे हैं, वो चीप हो, वो इकोनॉमिक हो। ठीक है। साउथ अफ्रीका क्यों सबका एग्जाम्पल बना हुआ है, हब बना हुआ है, चाइना भी साउथ अफ्रीका जा रही है। ठीक है। इंडिया में कितनी सारी कंपनी निवेश कर रही हैं। ठीक। हालांकि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि हाँ, ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे चीप लेबर, जहाँ पे चीप लैंड हो, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री खड़ी हो, ये एक अलग बात होती है। बट यस, कैपिटलिज्म का एक यही पर्सपेक्टिव है। तो दिस इज हाउ एक पॉलिटिशियन और एक इन्वेस्टर अप्रोच करता है मार्केट में। ठीक है। सो नेक्स्ट हम अपने इस कंसेप्ट पे आते हैं कि यूबीआई क्या होता है। इनफैक्ट जो हमारे एलॉन मस्क साहब हैं, बिल गेट्स भी हैं, वो भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम होनी चाहिए, यूनिवर्सल बेसिस इनकम होनी चाहिए। ठीक है। ममता बनर्जी का मैनिफेस्टो था 2021 के इलेक्शन में कि सबको भैया हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे। तो क्या होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम? इज अ प्रोग्राम प्रोवाइडिंग फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया with a given sum of money regardless of their income, resources and employment status। ठीक है। सबको यही जो अभी केजरीवाल जी वाली बात हो गई कि जो भी स्टेटस है हम 1,000 रुपये सबको देंगे, तो एक यूनिवर्सल बेसिस इनकम। लेकिन ये एक शॉर्टर पीरियड पे है। ये तो उन्होंने कहा है कि हम चुनाव जितवाओ तो या फिर हम उससे पहले दे देंगे, कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब यही है कि लाइक कॉन्टिन्यूटी एवरी टाइम। अगर 500 रुपये आप किसी के खाते में भिजवा रहे हो तो हर साल भिजवाते रहो आप, वो होगी कॉन्टिन्यूटी, या फिर हर महीने आप भिजवाते रहो। ठीक है। द मेन आइडिया बिहाइंड यूबीआई इज टू प्रिवेंट और रिड्यूस पॉवर्टी, इंक्रीज इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन। देख लीजिए, ये इसका मेन आइडिया है, मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके। द एसेंशियल बिहाइंड यूनिवर्सल आइडिया बिकेम अ
लिवेबल इनकम इतना है कि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम का एक एक प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि सामान्य और साधारण सी जिंदगी गुजर बसर कर सकें, यही इसका है जो मेन मुद्दा है। ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? सिटीजन्स होंगे, यूनिवर्सैलिटी में ऑल सिटीजन्स इंक्लूडेड, अनकंडीशनैलिटी में नो प्रायर कंडीशन, पीरियोडिक में पेमेंट एट ए रेगुलर इंटरवल। दोस्तों ये सबसे खतरनाक चीज़ है, पेमेंट अगर ये डीबीटी हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो फिर और भी खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया है एमजी नरेगा में और भी जो स्कीम्स आई थी, राइथू स्कीम अभी जो हमने बात की थी लास्ट वीक, पेमेंट इन कैश नॉट फूड वाउचर और सर्विस कूपन्स, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके। अब बेनिफिट क्या हो सकते हैं? प्रोवाइड सिक्योर इनकम टू इंडिविजुअल, रिड्यूस पॉवर्टी, इंक्रीज एवरी पुअर, देन इम्प्लीमेंट नो आइडेंटिफिकेशन बेनिफिशियरीज इन्वॉल्व, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मनी, बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं, देख लेना, समझ लेना। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो, इट्स जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको हम एक जगह सेग्रीगेट करके एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए वेलफेयर स्टेट का एग्जाम्पल क्या है, ये तो मेरा क्वेश्चन आ गया। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का सीधा साधा मतलब ये है कि जिस स्टेट में, जिस कंट्री में वेलफेयरिज्म फॉलो होता है, ठीक, इज्म लग जाता है मतलब आइडियोलॉजी, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति जो होती है हर एक सिटीजन की, उसको प्रमोट करने पे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया जाता है। वही कंसेप्ट है, वही रोल है, वही ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट का। इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन्स and its protection and promotion is the only and only key role of a welfare state or welfare government। ठीक है, जिस भी कंट्री में, जिस भी सिटी में, जिस भी स्टेट में अगर इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है, किसके लिए भी, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, डिप्राइव सेक्शन के लिए, तो वो राज्य, वो स्टेट, वो कंट्री वेलफेयर स्टेट नहीं है। यही ऐसा बोला गया था किसमें? जॉन लॉक ने बोला था। ओके, वेलफेयर स्टेट का मतलब जो था। नाउ हमारा संविधान क्या कहता है इसके पीछे? संविधान ऑलरेडी बहुत कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है। सो फॉर एग्जांपल, इंडियन स्टेट हैज़ प्रोवाइडेड मेनी स्कीम्स एंड पॉलिसीज। जैसे अपना आर्टिकल 64 क्या कहता है? इट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इंदिरा साहनी वाला केस आपको पता है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया आर्टिकल 21A, पार्लियामेंट इनेक्टेड राइट टू चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटीआई एक्ट हो गया। ठीक है, एलिमेंट्री, यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगी। ठीक है, मटर्निटी बेनिफिट एक्ट, ये फिर आयुष्मान, जल जीवन स्कीम, सौभाग्य स्कीम, ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि ये इंश्योर करती हैं कि नहीं भाई हम कल्याणकारी राज्य हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा है, जो यहाँ मैं आपको ले आता हूँ। सो ये पूरा आर्टिकल हमने कवर कर लिया। ओके, जितनी भी ये सारी चीज़ें थी, ये मेरा कर्सर देख रहे हैं अगर आप, ये सब हमने कवर कर लिया है इसमें। अच्छा आर्टिकल था बहुत। ठीक है, लास्ट जो आर्टिकल है वो कंक्लूजन है हमारा। ठीक है, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, की नोट्स, टेक अवेज आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? मोर जेनरोसिटी नाउ। साफ साफ इनका कहने का मतलब है कि वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो नो डाउट वो डेफिनेटली हेल्प करती हैं हमारे सिटीजन्स को, हमारे पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को। वो भले चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, और कई सारे राज्यों में ये देखा गया है, कई सारे, चाहे केरला में हो गया, चाहे कोविड की वजह से बहुत सारे स्टेट सिटीज़ में हो गए, बहुत लोगों ने नए नए तरकीब निकाली। ठीक है, और यही तो होता है डेमोक्रेसी का मतलब एक तरीके से। ठीक है, लेकिन ये वेलफेयर एक शस्त्र बन सकता है, एक वेपन बन सकता है उन राजनेताओं पे, उन पॉलिटिशियंस पे, उस इलेक्शन के मुद्दों पे जो लोग वेलफेयर के नाम पे वोट मांगने आ रहे हैं। ठीक है, वेलफेयरिज्म ये हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मूल कर्तव्य है। ठीक है,
इसको दे के हम कुछ लेने का वादा या फिर इसको दे लेके कुछ देने का वादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक रिप्रेजेंटेटिव की जो पार्लियामेंट में बैठा है वहाँ पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन के मूल जो बेसिक फंक्शंस है, एसेंस है, उसको फॉलो करना और उसके अगेंस्ट में सिटीजन से कुछ ना लेना। और यही हो रहा है कुछ टाइम से, और कहीं कहीं ये देखा जा रहा है कि वोट के नाम पे, इलेक्शंस के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो रिसोर्सेज जो कि अनइक्वल हैं, जो कि स्टैग्नेंट नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन वाले टाइम पे हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो दिस कैन नॉट बी, आई मीन we cannot frame this here as an welfare state example. So the current generation of welfare scheme do not come as a right of citizen but as the generosity of individual leader. कभी कभी तो कैश भी बांटे जाते हैं। ठीक है, गाड़ी चलती रहती है, कैश गिरता रहता है, लोग उठाते रहते हैं। इससे क्या गरीबी हट जाएगी या असमानता खत्म हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है। ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं। ठीक, एक तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, EWS वाला जो मामला चल रहा है अभी। ठीक है, और ये उस पर आर्टिकल भी आ गया है, तो कमेंट करके बताइएगा क्या है इसका आंसर, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। दूसरा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, DPSP क्या है, क्या एस्टैब्लिश करते हैं इन तीनों में से। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, वेट करिए, पॉज करिए, 2 मिनट दिमाग लगाइए, सोचिए, याद करिए, उसके बाद फिर कमेंट करके बताइए। ठीक, इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो ये भी मेंशन कर दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया हो। जैसे कि इस स्टूडेंट ने, हमारे हर्षित ने कमेंट करके बताया था कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ समझाइए। तो यहाँ पे ये मैंने बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन मेंशन किया है, समझाया इसको। ठीक है, सो दोस्तों मिलते हैं कल के एडिटोरियल एनालिसिस में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इन केस अगर आपने बेल आइकॉन नहीं हिट किया है, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द डेली नोटिफिकेशन। सो मिलते हैं कल के एनालिसिस में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।